इस समय जो कश्मीर के अंदर का नीडो होटल खाली हुआ है, ये हम सब लोगों के लिए एक मिसाल है। इससे पहले कभी भी कानून का राज जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं था। हमेशा जो कानून का डंडा था वो गरीब लोगों के ऊपर चलता है, और ये हिस्ट्री के अंदर पहली दफा हुआ है कि जो बड़े बड़े लैंड ग्रैबर हैं, जो बड़े बड़े लैंड माफिया हैं, जो बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हैं, उनके ऊपर चला है। नीडो होटल की जहां तक मैंने बात की, 163 कनाल जगह उनको रिलीज पर मिली थी, लेकिन उन्हें क्या किया 40 कनाल जगह और स्टेट लैंड कब्जा करके उस पर कंस्ट्रक्शन कर ली। कल वो 40 कनाल जगह खाली हुई है। कल रात को जो लिस्ट आई है कि पार्लियामेंट के अंदर जो पहाड़ी बिल है वो लिस्टेड हो गया है। यही सबसे आखिरी बात थी कि कब लिस्टेड होगा और कब बिल पेश होगा। अब मैं समझूं कोई भी हर्डल नहीं रहा, बस एक हफ्ते की बात है कि हमें एसटी वालों को उनका हक मिलेगा। जो लेबर काम करती है इनका जियो टैग हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि पहले फर्जी पैसे निकलते थे, आज फर्जी पैसे नहीं निकलते हैं। गरीब को उसका हक मिल रहा है। जो गरीब मजदूर जियो टैग लगाकर दिहाड़ी लगाएगा उसको दिहाड़ी मिलेगी भी कहीं ना कहीं पे पीआरएस ने अपोज किया कि ये जो स्टेप सरकार ने गलत उठाया है, कहीं ना कहीं पे सुनो गुप्ता जी, फार फ्लंग एरियाज में ये पॉलिसी जो कामयाब नहीं होगी 101% होगी। जब आप मुझे बताओ ऑब्जेक्शन किसको है? पीआरआई को, जो पैसे खाते हैं। गरीब को तो उसका हक मिलेगा ना। ऐसे गरीब का उसके खाते में पैसे डालते थे, बाद में 100-200 रुपये उसको देकर पैसे निकाल लेते थे। क्या ये सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए? एक लैंड जिहाद इसको कह सकते हैं। एक इस तरीके से खतरनाक टेरर फैलाकर लैंड के ऊपर कब्जा किया। अगर आज कश्मीर के लोगों के आप बयान सुनो, उनको लगता है कि पहली दफ़ा लोगों के साथ इंसाफ होने जा रहा है। गरीब को उसका जिन्होंने मकान बनाए उनको रेगुलाइज किया जा रहा है, और अमीर के ऊपर डंडा चल रहा है। ये पहली दफा हिस्ट्री का मतलब आपकी बार 50 बार पक्का 100% लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर पहाड़ी का मुद्दा उठाया तो पहाड़ी को हक दिया। अगर एसटी की बात हमने की तो उनको भी हमने हर हक दिया। लेकिन मैं ये मानने के लिए आज भी तैयार हूँ, खासकर पंचायतों के अंदर PMAY के मकान हो चाहे दूसरे हो, वहाँ अभी भी करप्शन है। मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ, मैं इसको इनकार नहीं कर रहा हूँ। गरीब को अभी भी पीछे किया जा रहा है, अमीर से पैसे लेकर उसको मकान दिया जा रहा है, लोगों के पैसे लेकर उनको किस्तें नहीं डाली जा रही हैं। ये बहुत सारे केस मैंने देखे, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है सुनील गुप्ता जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। धन्यवाद सर। जानना चाहेंगे, जिस तरह से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर लोग एहतजाज कर रहे हैं जम्मू के अंदर, उनको डर रहा है कि शायद कहीं ना कहीं पे अब उनके मकानात जो है नहीं रहेंगे। साथ में LG साहब की ये भी डायरेक्शन है कि गरीब को छेड़ा नहीं जाएगा और लैंड ग्रैबर को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये जो ऑर्डर हुआ है अक्रोचमेंट दूर करने का, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था। उसके बाद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, सुप्रीम कोर्ट से भी मना कर दिया गया। लेकिन हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी और महामंत्री सुनील शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने LG साहब से मिलकर ये फैसला किया है कि 1 मरले से लेकर 15 मरले तक जिसका भी कोई मकान होगा गरीब का, जो लैंड ग्रैबर है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आपको याद होगा जिस दिन ये ऑर्डर निकला था उसके 2 दिन बाद ही हमने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने कहा था कि किसी भी गरीब आदमी का 5 मरले तक का कोई मकान होगा, उसको अगर कोई छेड़ेगा तो हम सबसे पहले उसके आगे हम खड़े होंगे, क्योंकि गरीब के साथ खड़ा होना भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का एक कर्तव्य बनता है। और हमने कहा अगर कुछ भी होगा तो हम सरकार के खिलाफ भी खड़े होने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर जो लैंड अक्रोचमेंट है वो 2 प्रकार की है। एक तो अक्रोचमेंट वो है जो गरीब आदमी ने मकान बनाया, उसने बड़े बड़े लैंड ग्रैबरों से वो जगह खरीद कर मकान बनाया, उसकी इंटेंशन जो है वो बड़ी साफ थी, उसकी कोई कब्जा करने की नीयत नहीं थी, उसने खरीद कर वो मकान बनाया है। वो उसने उस समय मिलिटेंसी के अंदर वो अपना घर बार छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए, अपने बाल बच्चों को जान बचाने के लिए वो शहर की तरफ आए, उन्होंने जगह लेकर अपना मकान बनाया। तो ये स्पष्ट हो गया कि उनको कोई छेड़ेगा नहीं। दूसरी लैंड ग्रैबिंग वो है जिसमें बड़े बड़े लेजिस्लेटर, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े संतरी, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े जो नामी ग्रामी लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि जितनी सरकारी ज़मीनें हैं जम्मू पुंछ से लेकर कश्मीर तक, सभी लीडरों ने वहाँ पर उसके ऊपर कब्जा किया और आज करोड़ों अरबों रुपए वहाँ पर बना लिए। ऐसे लोगों को तो कभी माफ़ नहीं करना चाहिए और ऐसी सारी जगह खाली होनी चाहिए। इस समय जो कश्मीर के अंदर का नीडो होटल खाली हुआ है, ये हम सब लोगों के लिए एक मिसाल है। इससे पहले कभी भी कानून का राज जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं था। हमेशा जो कानून का डंडा था वो गरीब लोगों के ऊपर चलता है, और ये हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा हुआ है कि जो बड़े बड़े लैंड ग्रैबर हैं, जो बड़े बड़े लैंड माफिया हैं, जो बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हैं, उनके ऊपर चला है। नीडो होटल की जहाँ तक मैंने बात की, 163 कनाल जगह उनको रिलीज पर मिली थी, लेकिन उन्हें क्या किया 40 कनाल जगह और स्टेट लैंड कब्जा करके उस पर कंस्ट्रक्शन कर ली। कल वो 40 कनाल जगह खाली हुई है,
लेकिन 163 कनाल जो उनको रिलीज पर जगह मिली है उसको किसी ने खाली नहीं कराया। मतलब कि कानून का राज है। जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे पीडीपी से हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जिन्होंने लैंड ग्रैबिंग में अपने हाथ रंगे हैं, उनको माफ़ नहीं किया जा रहा है। गुप्ता जी, बाकी जमातों का, बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर लोकल हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग इसमें मुलविस हैं, शायद कहीं ना कहीं पे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं गिन कर बता सकता हूँ कितने लोगों की जगह खाली हुई है। कठुआ के अंदर, बन्नी के अंदर खाली हुई, कठुआ के अंदर खाली हुई, जम्मू के अंदर खाली हुई, बठिंडी के अंदर खाली हुई। जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो उनकी लिस्ट भी सामने आ चुकी है, जिन लोगों की खाली हो चुकी है। अब किसने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, मैं किसी का नाम तो यहाँ पर लूँगा नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप लिस्ट निकालोगे तो सरकार इस समय किसी से भी भेदभाव नहीं कर रही है। सरकार सबकी जगह खाली करा रही है। सरकार के आगे जो कल भी नोटिस हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री है उनको भी नोटिस मिला है। तो सरकार इस समय भेदभाव किसी से, अगर आपने देखा हो पिछले 2 दिन से जो ये लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, आज वो चुप हो गए। इस समय जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो बड़े बड़े लोग करवा रहे हैं कि वो अपनी ज़मीनों को बचाने के चक्कर में किसी तरीके से बच जाए। पता है उनको। आपको मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ, इस समय जितनी ज़मीनें खाली हुई हैं उसमें से आधी जो फ्रेम पर आई हैं, आधी जो खाली लोगों ने खुद कर दी हैं वो फ्रेम पर नहीं आई हैं। उन जो बड़े बड़े लीडर हैं अपनी बदनामी से बचने के लिए उन्होंने अपनी ज़मीनें, अपने बाग, कश्मीर के अंदर बड़े बड़े बाग, हसीब द्राबू साहब का बाग, दूसरा बाग, सब खाली हो गए। लेकिन वो उन्होंने कहा कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, वो खाली कर। अगर इन लोगों के पास कागज़ होते, अगर इन लोगों के पास पक्के कागज़ तैयार होते तो क्या ये आसानी से करने देते? बड़े बड़े लोग कभी नहीं करने देते। इसलिए ये लोग गलत है, सरकार सही है, सरकार जो कर रही है हम इनके साथ। लेकिन जो बात आपने कही, मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि यहाँ पर भी खासकर पुंछ के अंदर लोग वेट कर रहे हैं यहाँ का पीला पंजा चलेगा, कब उन लैंड ग्रैबर के ऊपर कार्रवाई होगी जो अभी तक नहीं हुई है। जैसे कल मेंढर के अंदर हुई तो लोगों ने उसका स्वागत किया है, मेंढर के लोगों ने भी स्वागत किया है कि अगर मेंढर बस स्टैंड की जगह इतनी थी तो आज इतनी कैसे रह गई? 10 कनाल जगह रहेगी, जबकि 20 कनाल जगह, तो 10 कनाल जगह कहाँ चलेगी? वो लोगों ने एक्वायर की है तो वो खाली होगी। इसी तरह से मेरा सरकार आपके माध्यम से यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं और लोग हैं, उनसे ये कहना है कि जो जगह सरकार की है सरकार उसके ऊपर बोर्ड लगाए, ताकि आने वाले समय में इन दिनों के अंदर भी गरीब लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप इस पर मकान बनाइए, आपको कोई नहीं पूछने वाला। गरीब आदमी गरीब है, जो अनपढ़ है वो बेचारा, उसको पता नहीं है कल उसका मकान गिरेगा या कुछ होगा तो भुगतना गरीब को पड़ेगा। बड़े बड़े जो लैंड ग्रैबर वो तो पैसे ले रहे हैं, जैसे वाटर बॉडी एक्ट है, काचराई है, चिरांदा, इनके ऊपर बोर्ड क्यों नहीं लगा रही है सरकार? ये जगह सरकार के आगे से यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। यहाँ के कुछ जगहों के आर्डर डिप काम साहब ने भी, कुछ फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने भी आर्डर किए हैं कि इस जगह पर आगे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। लेकिन हम देख रहे हैं वो जगह खुली पड़ी है, लोग वहाँ पर खुदाई कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर जो वाटर बॉडी है उसके ऊपर कार्रवाई, उनसे लोगों ने कस्सियों को, जैसे सुरकोट के अंदर फ्लड आया था तो उस फ्लड के अंदर आपने देखा कितने लोगों का इतना बड़ा नुकसान हुआ। वो सिर्फ 2, 3, 4 लोगों की वजह से नुकसान हुआ कि उन्होंने जो पूरी कस्सियाँ थी वो मल ली थी, आज वो खाली हो रही हैं। तो सारे लोग साथ हैं, सारे लोग उसमें साथ दे रहे हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से कहना है कि सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक आदमी की वजह से अगर बाकियों को नुकसान होता है तो उस एक आदमी को रगड़ना चाहिए और बाकी लोगों को बचाना चाहिए, ये मेरा मानना है। गुप्ता जी, जिस तरह से पहाड़ी आवाम की दरीना मांग थी, इसके खिलाफ मतलब एहजाज भी किए गए, धन्यवाद रैली भी, अब कहीं ना कहीं पे एक चीज़ जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है कि पहाड़ी रिजर्वेशन का बिल जो है पार्लियामेंट के अंदर दर्ज होने जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर? मैं इसके लिए सभी पहाड़ी कबीले के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिस चीज़ को हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जो हमारी एक जद्दोजहद थी, हमारी दरीना मांग थी, जो एक ठंडे बस्ते में चली गई थी जब से हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी बने हैं। पहले तो मैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी का शुक्रिया अदा करूंगा, जब उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा तो इस मसले को उन्होंने ज़ोर शोर से उठाया, तभी ये मसला सुर्खियों में आया। उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, विबोध गुप्ता जी, हमारी जितनी टीम है, इन्होंने टूर करके रजौरी, पुंछ, उड़ी, करना के अंदर जलसे करके लोगों को जगाया। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से पहाड़ियों का नाम लिया तो हमें यकीन हो गया था पहाड़ी स्टेटस हमें मिलेगा। जब केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू में आए तो उन्होंने कहा पहाड़ी कबीले का भी कोई आदमी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो तब हमें पूरा यकीन हो गया था वो पहाड़ी कबीले जो हमारा एसटी स्टेटस का मांग है वो पूरी होने जा रही है। जब गृह मंत्री जी रजौरी के अंदर आए तो वहाँ एक टारगेट रखा गया था 50,000 लोग आने जाएँ। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पहाड़ी कबीले के लोगों को। उस दिन हमने जो एक दिन हमने अपनी कौम के नाम सर्व किया और हमारे 1.5-2 लाख लोग वहाँ पर पहुँचे, तो हमें उसी दिन लग गया था कि पहाड़ी कबीले की मांग जो है वो हमारी पूरी होने जा रही है।
कल रात को जो लिस्ट आई है कि पार्लियामेंट के अंदर जो पहाड़ी बिल है वो लिस्टेड हो गया है, यही सबसे आखिरी बात थी कि कब लिस्टेड होगा और कब बिल पेश होगा। अब मैं समझता हूँ कोई भी हर्डल नहीं रहा, बस एक हफ्ते की बात है कि हमें एसटी वालों को उनका हक मिलेगा। दोनों जो पार्लियामेंट सेशन लगा हुआ है, अपर हाउस और लोअर हाउस, पार्लियामेंट और राज्य सभा से बिल पास होकर हमें हमारा हक मिलने जा रहा है। इसके लिए जितने भी पहाड़ी के कबीले के लोग हैं जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया है, मैं समझता हूँ सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और मैं अपने केंद्र के मोदी साहब की सरकार का और केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने गवर्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी जो जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, खासकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मूवमेंट को लेकर उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी स्ट्रगल की। और मैं समझता हूँ कि हमारे पहाड़ी कबीले के लोग, चाहे वो रजौरी के अंदर हैं, चाहे वो कहीं भी हैं, इन सब ने एक बड़ी जद्दोजहद करके इस मांग को आगे ले गए। चाहे उसमें अभी धन्यवाद यात्रा निकली थी, उसके अंदर चाहे रजौरी के अंदर हमारे लोग हों, उड़ी के लोग हों, सभी लोगों ने छोटे से लेकर बड़े तक मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस जो सहनशीलता, जो पेशेंस रखी इस पहाड़ी कबीले के लोगों ने, आज हमारी डिमांड पूरी होने जा रही है। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमने किसी का कोई हक छीना नहीं है, हमें हमारा हक मिल रहा है। हमने इस लड़ाई से भी दूर रहे, हमने भाई से भाई को लड़ाने का काम नहीं किया। कुछ लोगों ने बड़ी कोशिश की कि भाई से भाई को लड़ाने का काम भी करें, लेकिन हम लोगों ने बड़ी पेशेंस रखी, बड़ा सब्र रखा, जिसकी वजह से आज हमें हमारा हक मिलने जा रहा है। इसके लिए हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। गुप्ता जी, एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, आपकी बार 50 बार? बिल्कुल। देखिए, आज कश्मीर के अंदर अगर आप एक बात नोट करो, जब ये बुलडोजर चल रहा है तो जितने लोग कश्मीर के खुश हैं, वो खुश इसलिए हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात रही है कश्मीर के अंदर जिसने जितनी लैंड ग्रैबिंग है सबसे ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाला है। उसने अपने रिश्तेदारी पाली, अपने लोगों को पाला और सारी लैंड ग्रैबिंग कराई। एक लैंड जिहाद इसको कह सकते हैं, एक इस तरीके से खतरनाक टेरर फैलाकर लैंड के ऊपर कब्जा किया। अगर आज कश्मीर के लोगों के आप बयान सुनो, उनको लगता है कि पहली दफ़ा लोगों के साथ इंसाफ होने जा रहा है। गरीब को उसका जिन्होंने मकान बनाए उनको रेगुलाइज किया जा रहा है और अमीर के ऊपर डंडा चल रहा है। ये पहली दफ़ा हिस्ट्री के अंदर। मतलब आपकी बार 50 बार? पक्का 100% लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर पहाड़ी का मुद्दा उठाया तो पहाड़ी को हक दिया। अगर एसटी की बात हमने की तो उनको भी हमने हर हक दिया, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट दी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, हर हक उनको भी दिया। फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन दी, हमारे रिफ्यूजी भाइयों को भी उनका हक मिला। कोई भी कबीला, कोई भी कौम ऐसी नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने हक दिया। 1947 से रहने वाले गोरखा कबीला के लोग, वेस्ट पाक रिफ्यूजी, जिनको आज तक हक नहीं मिला, सबको हक भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस समय कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी सीटों पर इलेक्शन जीतेगी भाजपा जनता पार्टी, क्या आइडिया? हमारा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो नारा दिया है, अब की बार 50 पार, हम 50 पार करेंगे। तो जिला पुंछ की अगर बात करें, पुंछ के अंदर, जिला पुंछ के अंदर 3 सीट्स हैं, तो 3 में से कितने जीतोगे आप? मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 3 पुंछ की, 5 रजौरी की, 8 और 6 या 7 सीटें जो उधर की हैं। ये 14-15 सीटें जहाँ पर पहाड़ी कबीले का गलबा पूरी तरह से वर्चस्व है। ये 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पुंछ की बात छोड़ दीजिए, सबसे पहले सीट अगर जीतेंगे तो हम सुनकोट वाली जीतेंगे, फिर मेंढर वाली जीतेंगे, उसके बाद पुंछ वाली जीतेंगे। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। आप मेरी बात नोट कर ले, जब इलेक्शन आएगा, रिजल्ट निकलेगा तो आपको लगेगा मैं सच बात बोल रहा हूँ। हम ये 8 की 8 सीटें जीत कर भारतीय जनता पार्टी की झोली में देंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक वादा किया है, जो भी हमें पहाड़ी कबीले का हक देगा हम उसको वोट देंगे। उसको हमने इस बार किसी की बात नहीं सुननी है, किसी लीडर की बात नहीं कहा। जहाँ तक मेरा 42 मीटिंगें हमने की थी जब अमित शाह जी आए थे सुनकोट के अंदर, अलग अलग जगह पर लोगों की एक डिमांड थी कि हर बार हमें इस्तेमाल किया जाता था, पहाड़ी और गुज्जर के नाम पर लड़ाया जाता था, बांटा जाता था। ये भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है जो सच कह रही है और सच का साथ हम देंगे। जो अगर यह हमें हक देंगे तो हम शाना बशाना इनके साथ चलेंगे। और अगर आपको पता होगा कि कितने बड़े बड़े DDCs ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, इसलिए की है कि उनको अपने कबीले की फिक्र थी। बुखारी साहब जैसे लोगों ने अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, वो मिलने से पहले उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी थी। वो इसलिए छोड़ी थी कि उनको पहाड़ी कबीले का दर्द था, उनको पहाड़ी कबीले का एहसास था। इसलिए जितने पहाड़ी कबीले के लोग हैं वो एहसास करते हैं। मैं यहाँ पहाड़ी कबीले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक और बात करता हूँ कि आज तक ST के लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी है। जब इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद हुई, मैं आपके माध्यम से यहाँ जितने ST के लीडर हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक भी आदमी ने विरोध नहीं किया। उस हक को हमने बहाल किया। जब ST स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद हुई
तब SC और ST इंटर रिक्रूटमेंट दोनों चलती थी। सिर्फ ST की बंद हुई और SC की बंद नहीं हुई, क्योंकि SC ताकतवर थे, उन्होंने बंद नहीं होने दी और हमारे ST के लोग अपनी हुकूमत के आगे झुक गए और रिक्रूटमेंट बंद की और हमने उसको दोबारा लागू की ताकि हमारे ST के भाइयों को भी इंसाफ मिल सके। इसलिए लोगों को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, हम खोखला नारा नहीं देते। इसलिए लोगों का विश्वास जो वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है और हम 50 पार करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमने सारे मसले झगड़े ख़त्म कर दिए, ST नॉन ST पहाड़ी। अब हमने डेवलपमेंट की ओर जाना है, डेवलपमेंट की ओर जाना है, तरक्की की ओर जाना है। सबसे पिछड़ा हुआ इलाका अगर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर वो मैं समझता हूँ पुंछ। हमारे पुंछ में एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं आया जिसको हम गर्व से कह सकें ये हमारे लिए बड़ा प्रोजेक्ट है। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि हमने वो लाने हैं, यहाँ डेवलपमेंट करनी है। यहाँ अगर आप देखोगे कि जम्मू से पुंछ हम 3-3.5 घंटे में पहुँचेंगे। श्रीनगर जो हमारा रास्ता 4 महीने बंद हो जाता है, वहाँ भी टनल अप्रूव हो गया है। यहाँ से उड़ी के लिए भी टनल अप्रूव हो रहा है, उड़ी वाले बारामूला के लिए। ये रोड्स आ रही हैं, रिंग रोड्स आ रही हैं, सब गुप्ता जी रोड की जो मैग्नेटाइजेशन है, रोड की जो ब्लैक टॉपिंग है, उनकी भी आज खस्ता हालत है। मंडी रोड की खस्ता हालत है। मतलब ये अक्सर जहाँ जहाँ पे रोड्स की ब्लैक टॉपिंग नहीं की गई, मैग्नेटाइज नहीं किया गया, जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी परेशानी का सामना कर रहा है। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, द्रुंगनी पुल जो आज से कम 7-8 साल पहले जिसका एक पहिया डैमेज हुआ था 2014 के फ्लड में, अब तक वो ठीक होने में नहीं आ रहा है। देखो, जहाँ तक द्रुंगली पुल की बात है उसका तो अप्रूव होगा, उसका टेंडर भी लग गया है। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट हमारे पास पेंडिंग है, वो सारे आने वाले हैं। क्योंकि हम जहाँ पर बात करते हैं हम एक ही बात करते हैं, चाहे वो हमारा रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, फिल्ट्रेशन प्लांट का प्रोजेक्ट है, वुमेन डिग्री कॉलेज का प्रोजेक्ट है, हमारा केंद्रीय विद्यालय है, हमारा आयुर्वेदिक 25 बेड का अस्पताल है। ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, बस ग्राउंड पर उतरनी है। हम तो ये कि बार बात का हमें नई चीज़ मत दो, ये सारी चीज़ें लाओ, फिर उसके बाद हम अगली चीज़ करेंगे। जहाँ तक मैग्नेटाइजेशन की बात है, ब्लैक टॉपिंग की बात है, इसके लिए भी यहाँ की जो सरकार है, जो भी अगर गलत काम करता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब PDP भारतीय जनता पार्टी और PDP की सरकार थी, हर जो MLA था उसको 200 किलोमीटर ब्लैक टॉपिंग मिली थी। लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर वो ब्लैक टॉपिंग कहाँ पर गई, कहाँ पर हुई, ये इसका भी एक जांच का विषय है। लेकिन आज अगर वो जो पुल बना है बताड़ के ऊपर, जिसका LG साहब ने उद्घाटन किया था अभी 2 महीने पहले, तो उसकी जो साइड वाली वाल है वो गिर गई है, लोग उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जिन लोगों ने गलत काम किया उसको ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। करप्शन तो फ्री होनी चाहिए। आज करप्शन फ्री हो रहा है भारत, अगर यहाँ पर करप्शन होगी तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर का सवाल आपने खुद उठाया, करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर का सवाल है। जहाँ तक 370-35 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को सपना दिखाया गया, ख्वाब दिखाया जाए कि अब जो है करप्शन मुक्त जम्मू कश्मीर होगा। कहीं ना कहीं पे JKSP ने जो 3-4 एग्जाम करवाए हैं, सब पे इंक्वायरी बैठी है। क्या ये जम्मू कश्मीर करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर है? देखिए, आज 70% जो लोगों की पेमेंट है वो ऑनलाइन आ रही है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जिस जम्मू कश्मीर के अंदर 3 जहाज चले, यहाँ पर एक मिलिटेंसी वाला जहाज चला, दूसरा लैंड ग्रैबिंग का जहाज चला और तीसरा करप्शन का जहाज बहुत बड़ा था। हमारे लोगों की एक सोच थी कि जो है लूट लो और करप्शन करो। ये एक बहुत बड़ा है। आज आस्ता आस्ता 70% चेंजेस आ गई है। लेकिन मैं ये मानने के लिए आज भी तैयार हूँ, खासकर पंचायतों के अंदर PMAY के मकान हो चाहे दूसरे हो, वहाँ अभी भी करप्शन है। मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ, मैं इसको इनकार नहीं कर रहा हूँ। गरीब को अभी भी पीछे किया जा रहा है, अमीर से पैसे लेकर उसको मकान दिया जा रहा है, लोगों के पैसे लेकर उनको किस्तें नहीं डाली जा रही हैं। ये बहुत सारे केस मैंने देखे, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। दूसरा, यहाँ जो करप्शन है वो भी ख़त्म हो रही है 1 साल के। अगर आपने देखा होगा कि जितने पंच सरपंच, जितने काउंसलर हैं, DDC हैं, VDC हैं, कोई भी आदमी आज टेंडर नहीं डाल सकता, कोई भी आदमी काम नहीं कर सकता। काम कौन करेगा? गरीब आदमी करेगा, जो पंचायत के अंदर है उसको हक मिला है। ये बड़े बड़े लोगों से इसलिए काम छीने जा रहे हैं क्योंकि इनकी एक मोनोपोली होती थी, ये काम करते नहीं थे। अगर आपने देखा होगा पंचायत के अंदर इस समय जो लेबर काम करती है, इनका जियो टैग हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि पहले फर्जी पैसे निकलते थे, आज फर्जी पैसे नहीं निकलते हैं। गरीब को उसका हक मिल रहा है। जो गरीब मजदूर जियो टैग लगाकर दिहाड़ी लगाएगा उसको दिहाड़ी मिलेगी ना। भी कहीं ना कहीं पे PRS ने अपोज किया कि ये जो स्टेप सरकार ने गलत उठाया है, कहीं ना कहीं पे सुनो गुप्ता जी, फार फ्लंग एरियाज में ये पॉलिसी जो कामयाब नहीं होगी 101% होगी। जब आप मुझे बताओ, ऑब्जेक्शन किसको है? PRIs को, जो पैसे खाते हैं। गरीब को तो उसका हक मिलेगा ना। ऐसे गरीब का उसके खाते में पैसे डालते थे, बाद में 100-200 रुपये उसको देकर पैसे निकाल लेते थे। क्या ये सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए? करप्शन बंद नहीं होना चाहिए? मैं कहता हूँ करप्शन बंद होना चाहिए। इसके लिए सरकार को और कड़े कदम उठाने चाहिए। PRI सरकारी मुलाजिम, उनको कोई हक ही नहीं बनता इसके ऊपर प्रोटेस्ट करने का। उनको क्या हक है? उनको तो हाजिरी लगानी चाहिए। अगर हाजिरी लगेगी तो काम भी होगा, हाजिरी लगेगी तो तमीर भी होगी। पहले क्या होता था? फर्जी पैसे निकलते थे। क्यों निकले फर्जी पैसे? नहीं निकलने चाहिए। इसलिए जो पुल का मसला मैंने उठाया है,
अगर वो बह गई है, कहीं कहीं ब्लैक टैपिंग होती है, वो उखड़ती है, तो उस ठेकेदार के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हमें लगना चाहिए कि यार हम लोग भी डेवलपमेंट और तरक्की के दौर में आ रहे हैं। जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो वापस आने चाहिए, ताकि लोगों को एक सुकून मिले। हम जिस पुंछ के अंदर रहते हैं, पुंछ किसी समय एक स्टेट होती थी, फिर हमारा जिला आ गया सुंदरबनी तक, फिर आज कटते कटते हम बीजी तक आ गए, और उसके बाद ही हमें कुछ नहीं मिला। जो आता है वो रजौरी जाता है, हमारे सारे हेड ऑफिस रजौरी चले गए, हमें वो भी संघर्ष करके वापस लाने हैं। मैं कहता हूँ हम हमारे से जो चीज़ें छीनी गई हैं, इसके लिए भी अगर ये सारे मसले हल हो जाते हैं, इसके बाद हमने वो मूवमेंट शुरू करनी है, ताकि हमें वहाँ पर भी इंसाफ मिले। जो हमारे जितने हेड ऑफिस सारे रजौरी चले गए, क्यों चले गए रजौरी? पुंछ एक स्टेट होती थी, हम इसके लिए भी एजिटेशन करेंगे, ताकि हमारे हेड ऑफिस हमारे वापस मिलने चाहिए। लोगों के काम यहाँ होने चाहिए। एक कार्ड बनाने के लिए हमें रजौरी जाना पड़ता है, पहले पुंछ में होता था रजौरी, क्यों चला गया रजौरी? एनसीसी का ऑफिस चला गया रजौरी, पोस्ट ऑफिस चला गया रजौरी, टेली कम्युनिकेशन का ऑफिस रजौरी चला गया। ये हम जो हुक्मरान रहे हैं यहाँ के, ये इनकी नालायकी की वजह से किसी ने मैं आज तक इस मसले में कोई आवाज़ नहीं उठाई। गरीब आदमी क्या करेगा? इसलिए मेरा मानना है कि करप्शन खत्म होनी चाहिए, और करप्शन के लिए लोगों को हमें खड़ा होना चाहिए। हमें आने वाले समय के अंदर 2-3 चीज़ों के लिए हम सब लोगों को खड़ा होना चाहिए। एक जो ड्रग्स है, जो एक बीमारी पूरी तरह से नई जनरेशन के बीच में फैल चुकी है, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। और दूसरा, करप्शन के लिए हमें खड़ा होना चाहिए, और करप्शन के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको रिलीफ मिल सके, उनको फ़ायदा मिल सके। तभी हम जाकर कह सकते हैं कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट और तरक्की का दौर है। अगर ऐसे ही चला गया, करप्शन चलेगी, सब कुछ चलेगा, तो इससे हम सेटिस्फाई नहीं है, इसको हम डिनाई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन सुनील गुप्ता जी। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे आवाम की आवाज़। दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।